बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बड़ा भारी दिन था। बड़े फ़ैसले आज के दिन में आए। स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम आर्डीनेंस बिल था, उसके ऊपर महफूज फ़ैसला जनाब काजी साहब ने सुनाया है। उस फैसले के क्या नताइज होंगे, कहाँ कहाँ पे वो असरअंदाज होगा, ये आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका फ़ैसला जारी करते हुए नैब तरमीम केस में हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। नैब तरमीम दुरुस्त करार दे दी हैं और अदालत ने साबका यानी कि पीडीएम हुकूमत में जो नैब में तरमीम की गई थी उनको बहाल कर दिया है। दोस्तों, इस तरह जो लंदन प्लान है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। लंदन प्लान कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली ये बिल जो था, तरमीम जो की पीडीएम हुकूमत ने, इसको चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने। और जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे और जस्टिस एजाज एहसन थे, उन्होंने वो तरमीम कलअदम करार दे दी थी। लेकिन फिर दोबारा पीडीएम हुकूमत ने उन तरमीम को बहाल कर दिया था और इसके ख़िलाफ़ जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था और उस बेंच ने जो तरमीम की गई पीडीएम दौर में उनको बहाल कर दिया। उस तरमीम के मुताबिक तमाम केसेस जो थे, NR2 जो है वो बेसिकली दिया गया है हुक्मरान जमातों को। और इसकी मुखालफत की थी इमरान खान साहब ने, कहा था कि ये ना करें, ये जुल्म होगा, इन्होंने करप्शन से पैसा लूटा है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का, वो पाकिस्तानी अवाम को पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा जी कि वो सियासी बेस के ऊपर तरमीम की गई थी और मुशर्रफ दौर में हुई थी और मुशर्रफ ने नैब जो बनाई थी वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाई थी, इसलिए वो तरमीम कलअदम करार दे दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन तरमीम को कलअदम करार देने से क्या मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है? क्या नैब अब भी सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या अगर ऐसा है तो फिर ये तरमीम बहाल करना या ना करना, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी नैब को सियासी मकासद के लिए हुक्मरान जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, इससे यकीनन खान साहब को भी फ़ायदा होगा और ख़ान साहब का जो तोशाखाना 2 केस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो केस था वो भी इख्ताम पजीर होगा। दूसरी तरफ पीटीआई की कोर कमेटी का भी इजलास हुआ, उसमें जो को चेयरमैन हैं गौर, बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लिया। स्पेशली जो 8 सितंबर को जलसा होना है उसको हतमी शक्ल दी है उन्होंने कि जलसा कैसे होगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, क्या इंतज़ामात किए जाएंगे, वो भी। और दूसरा ये भी फ़ैसला किया गया कि नैब तरमीम फ़ैसले के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर करने की के ऊपर नज़रसानी की गई है, ताकि ये केसेस जो हैं पिछले 7 माह से बुशरा बीबी को तोशाखाना में नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। और आज दोस्तों 6 सितंबर का दिन था और पाकिस्तान का यौम दफ़ा मनाया गया और मुख्तलिफ़ तकारीब भी हुई। आर्मी चीफ़ ने भी एक तकरीब से ख़िताब किया और उन्होंने शोधा की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान की बरी और फ़ज़ाई अफ़वाज जो हैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया और डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर एक दफ़ा फिर उन्होंने बात की है और मुल्क को जो डिजिटल दहशतगर्दों का एक चैलेंज है उससे निपटने का अज़म भी किया है। दोस्तों, जिन लोगों को वो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, ये एक नई टर्म है। बेसिकली वो सोशल मीडिया की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन जब हुकूमत के लोग ये दहशतगर्दी करें तो वो जायज़ होती है, और जब अपोजिशन जमात में कोई बैठा हुआ आदमी सोशल मीडिया को यूज़ करे तो वो डिजिटल दहशतगर्दी बन जाती है। दोस्तों, और भी काफ़ी सारी ख़बरें हैं हमारे पास। इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था, ये भी आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए खान साहब ने नैब तरमीम के हवाले से ये कहा है कि हुकूमत को NR2 मुबारक हो, और इस फ़ैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस भी फ़ारग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि ये जो हुकूमत में हैं इन सब के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, मैंने मुल्क से भागना नहीं है,
सारी ज़िंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मकसूद चपड़ासी का 24 अरब का करप्शन का केस हमने बनाया था। इनके ख़िलाफ़ करप्शन के बाकी सारे केसेस जो इन्हीं की दौरे हुकूमत में बने हैं। मैंने कहा जी हमारा तो एक ही केस था जो हमने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया था, बाकी सारे केसेस इनकी अपनी हुकूमत ने बनाए हैं, यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने। और उन्होंने कहा जी करप्शन का पैसा अवाम का पैसा है, अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून साजी करते हैं। अब वाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। उन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं, यानी कि अदलिया की तरफ इशारा था। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि सैकड़ों कैदी जेल में कैद हैं, क्या इन्हें भी इस नैब तरमीम से कोई फ़ायदा पहुँचेगा? तो ये उनका सवाल था कि यानी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं नैब तरमीम जो है वो ख़त्म की गई। फिर मज़ीद उन्होंने कहा जी जैसे ही मैं रिहा होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह चेयरमैन नैब को भी पकड़ूंगा, तफ्तीशी अफसर और वादा माफ गवाह जो है इनाम शाह के ऊपर भी केस करूंगा कि जिसकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख मालियत के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ रुपया लगाई। इमरान खान का कहना था कि DGI SPR ने कहा कि वो गैर जानबदार और गैर सियासी हैं। फ़ौज अगर अब गैर सियासी हो गई है तो कौम के लिए इससे बड़ी खिदमत नहीं होगी। खुद को गैर सियासी कहने से नहीं बल्कि अमल से गैर सियासी होता है। उनका कहना था जी कि आप सिर्फ ये कहें जी कि हम गैर सियासी हैं, इससे नहीं होता, बल्कि आप अपने अमल से ये शो करें कि आप वाकई गैर सियासी हो चुके हैं, तो फिर आवाम आपकी ये बात मानेगी कि आप गैर सियासी हो गए हैं। फिर आगे खान साहब कहते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि हम हमेशा गैर सियासी थे तो इससे बड़ी गलत बयानी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये गैर सियासी हैं तो मेजर और कर्नल का जेल में क्या काम है, जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा खान साहब शिकायत कर चुके हैं कि अडयाला जेल का कंट्रोल एक ISI के कर्नल और मेजर के पास है। फिर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरी बीवी जनरल आसम मुनीर की वजह से जेल में है। 8 फरवरी को उन्होंने धांधली करवाई। आसम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन मायदा किया था। जब आसम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाला था तो इस वक्त अली जैदी और आरफ अलवी के ज़रिए पैगाम भिजवाता था कि हमें लंदन प्लान का इल्म है। मैं आज उनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए गैर सियासी हो जाओ, मुल्क तबाही के दाने पर है। फिर जी सानिया 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 9 मई जो है कि CCTV फुटेजेस जिनके पास हैं ये उन्होंने ही करवाया है, और जिसने मुझे मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था बेसिकली 9 मई उसने करवाया, और 9 मई सिर्फ़ और सिर्फ PTI को फंसाने के लिए किया गया और PTI के ख़िलाफ़ किया गया। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि ये मुझे जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल से डरा रहे हैं, हालांकि जनरल फैज़ जब भी मिलने आता था तो वो जनरल बाजवा की इजाज़त से आता था, क्योंकि ISI चीफ़ आर्मी चीफ़ की मताहत होता है। इनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद मुझसे मिलता तो हर चीज़ बाजवा को रिपोर्ट करता था। इसके बावजूद जनरल बाजवा को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि रजीम चेंज इसने किया था। जनरल बाजवा को इंक्वायरी से बाहर रखना भी बदनीति है, और जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज़ का ट्रायल भी बदनीति पर मबनी है। बाजवा को ट्रायल में शामिल किया जाए तो सारे भेद खुल जाएंगे। बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि जब जनरल फैज़ हमीद ने ये सारी कार्रवाई की थी उस वक्त जनरल फैज़ हमीद जो थे वो जनरल बाजवा के ही मुताबिक थे। उस वक्त वो DGC थे गालबन, जब उन्होंने ये जो फैज़ाबाद वाला धरना उसका जो मायदा किया था, फिर टॉप सिटी वाला जो उन्होंने वारदात डाली थी, तो उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे बल्कि मेजर जनरल थे और DGC थे, और वो जनरल बाजवा के मुताबिक थे और उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। ये सारी कार्रवाइयाँ उन्होंने DGI बनने से पहले की हैं। और फिर फैज़ हमीद की जो मुलाकातें हैं मरीम नवाज़ के साथ, वो भी सबके सामने हैं। क्या उनको भी कोई आदमी सामने लेकर आएगा, ये उनका कहना था खान साहब का। फिर उन्होंने ये पार्टी को तंबीह की है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है पार्टी में लोग साजिशें कर रहे हैं। वहाँ कहा कि उनको मैं ये तंबीह करता हूँ कि वो इनसे बाज आ जाएं, और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ और पूरी पार्टी को कहता हूँ कि ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि जो लोग अली अमीन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं वो बाद में ना कहें कि हमें टिकट नहीं मिला। हमारे जो लोग मुंतखब हुए हैं वो PTI के नाम पर जीते हैं और उन्होंने पैसे नहीं लगाए। सुन लें, ऐसे लोगों को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जी पार्टी में काफ़ी हद तक साजिशें जो हैं वो हो रही हैं, जो कि ये रिपोर्टें इमरान खान तक पहुँचती रहती हैं। उन तमाम करैक्टर्स को उन्होंने वार्न किया
कि वो बाज आ जाएं, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर आपको आइंदा हम टिकट नहीं देंगे। आप पीटीआई के नाम के ऊपर वोट लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है इस वक्त। और एक और जी ख़बर है, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई जो हैं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने शिकायत की थी। हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने सुना और पीटीआई वकील को अडयाला जेल दाखिले से रोकने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी ये। इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने 3 वकला पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दी है जो जाके वहाँ पे विज़िट करेंगे जेल का और देखेंगे कि वकला को वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ये बड़ी अहम समाअत थी। इसके ऊपर एक जगह नईम हैदर पंजोता ने कहा जी कि 1 साल से हमें टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा जी कि आप 1 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 75 साल से ही सारा कुछ चल रहा है। बड़े अहम रिमार्क से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आप वहाँ पे ट्रायल को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर इस ट्रायल को किसी और जगह मुंतकिल कर दें। ये हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ट्रायल जो है वो जेल में हो और फिर वहाँ वकला की जो गाड़ियाँ 1 किलोमीटर दूर खड़ी होती हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर को कहा कि आप इस चीज़ को देखें और गाड़ियाँ जेल के दरवाजे के ऊपर आएँ, वकला को वहाँ पे ड्रॉप करें, आप गाड़ियों की चेकिंग करें और उसके बाद गाड़ियों को जाने दें। और फिर हर वकील के साथ 3 मावन जाएंगे वहाँ पे, उन्होंने कहा है। तो काफ़ी उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और काफ़ी जो है वो डांटा है प्रोसिक्यूटर को भी और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको भी। और उन्होंने कहा जी कि आप अगर ये नहीं कर सकते तो फिर जो जेल में ट्रायल चल रहा है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी कस्टडी में ले लेगी और वो फिर अपनी कस्टडी में ये ट्रायल करवाएगी। फिर आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक अहम खबर थी। एक और ख़बर है जी कि पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे उनको हटा दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने हटाने की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि चांसलर साहब ने जी कोई नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो गए हैं किसी तालिब इल्म के दाखिले के लिए और दाखिले बंद हो चुके थे और चांसलर साहब ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इसलिए चांसलर जो हैं मोहम्मद आलम सईद, डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद को ओहदे से हटा दिया गया है। ये तो सूरत हाल है पंजाब गवर्नमेंट की कि अपने वज़रा के कहने के ऊपर पीएचडी डॉक्टर जो कायम मकाम वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी का, उसे हटा दिया इन्होंने ओहदे से। तो इनकी सियासत सिर्फ यही है कि किस तरह लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ओहदों से हटाना है, उनकी अना की तस्कीन के लिए। बेसिकली जो भी वो सीनियर रहनुमा थे उनकी अना की तस्कीन के लिए डॉक्टर साहब को वाइस चांसलर के ओहदे से इन्होंने हटा दिया है। और सिंध हाई कोर्ट ने जी हुकूमत सिंध को 138 डबल कैबन असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ख़रीदने के लिए रोक दिया है। बड़ा अहम ऑर्डर है। देखें जी 138 डबल कैबन गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स को नवाजने के लिए ख़रीदी जा रही थी और वेयर एज हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है कि वो ख़र्चे पूरे कर सकें। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी किफ़ायत शारी की पॉलिसी तमाम सरकारी इदारे अपनाएं और ख़ुद उन्होंने अपने दफ्तर की मुलाजमीन को बोनस भी दिए और अपना दफ्तर भी रेनोवेट किया, फिर स्पीकर के लिए गाड़ियाँ भी मंगवाईं और देखा देखी फिर सिंध हुकूमत ने भी जो है वो गाड़ियाँ मंगवाना शुरू कर दी और सिंध हाई कोर्ट ने इसको उन्होंने रोक दिया ऐसा करने से कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सानिया कारसाज की जो मुलजमा है नताशा की ज़मानत मंजूर हो गई है और मंजूर होने के साथ ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गई है और कहा जा रहा है कि फ्रीकैन के दरमियान समझौता हो गया है। वल्लाह आलम ये कैसा समझौता है, बाप बेटी तो जान से गए और समझौता उन्होंने किससे किया है। बहरहाल ये भी एक अहम मामला था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।